नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत है और आप लोग आना शुरू कीजिए। आ जाइए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आ जाइए प्यारे दोस्तों, आ जाइए। आधुनिकीकरण का जो बचा है इसको कंप्लीट करना है, तो आप लोग पधार जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो पधारे हैं, जो नहीं पधारे वो भी पधारे। और मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग पधारें। तो हम चर्चा जेगुराइब का कर चुके थे। जेगुराइब ने क्या बताया आप लोगों को मालूम है। इन्होंने आधुनिकीकरण के दो प्रकार बताए, मर्यादित और जन आधुनिकीकरण। साथ में मैंने एक बात और बता दी थी कि ये मेनली राजनीति विकास यानी कि पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण मान लेते हैं और दोनों में अंतर नहीं मानते। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड सिल्स जो हैं एक ऐसे प्रमुख विचारक हैं जो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में स्पष्ट अंतर करते हैं और ये कहते हैं आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में आधारभूत अंतर है। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, कौन कौन अंतर बताते हैं, कौन कौन नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एडवर्ड सिल्स अंतर बताते हैं, ये हमने देखा था। और फिर एडवर्ड सिल्स ने क्या क्या बातें बताई। उन्होंने बेसिकली कामटे से प्रभावित हुए थे। कामटे की भांति कहते भी हैं परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं कल का रिपीट कर रहा हूं। तो इन्होंने कामटे के बारे में पूरा अध्ययन करके बताया भी था कि कामटे महोदय जो हैं वो क्या कहते हैं कि विकास जो समाज का हुआ है तीन चरणों में हुआ है, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक। जबकि ये कहते हैं कि परंपरा से आधुनिकता की ओर हुआ है। कल की क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं, आप भूले ना। फिर इन्होंने जो विकासशील देशों में जो प्रतिमान है शासन के, वो पांच बताए। वो पांचों प्रतिमान भी आपको ध्यान रहने चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावक लोकतंत्र, आधुनिकृत वर्गतंत्र। यानी कि आधुनिकृत वर्गतंत्र का मतलब अमीरों का शासन, साथ में लोकतंत्र तो है लेकिन उसमें अमीरों का शासन। सर्वाधिकारवाद का मतलब साम्यवाद में अमीरों का शासन। और परंपरागत वर्गतंत्र का मतलब है जाति धर्म पर आधारित अमीरों का शासन। वो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था ये है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहते हैं आधुनिकीकरण इसमें ही तेज गति से होगा, इनमें धीमी गति से होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान की, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन PYQ है। ये कम से कम 10 एग्जामों में आ गया। आप पुराने पेपर देखेंगे फिर आप कहीं ना कहीं परेशान होते घूमेंगे, तो परेशान तो होना नहीं। आप तो इसको ध्यान में रखें और अपना करके जाएं। उसमें क्या करना है, अगले थिंकर जो है वो हम चर्चा करेंगे आज डेविड एप्टर के बारे में। लो, आप डेविड एप्टर को भी ध्यान रखें। डेविड एप्टर क्या कहते हैं तो इनके बारे में पूरा ध्यान रखते हैं। ये समाजशास्त्री थे, तो अमेरिकन समाजशास्त्री। बातें तो ध्यान रखना है। जो येल विश्वविद्यालय से जुड़े थे, येल विश्वविद्यालय से जुड़े थे। ठीक है। इनका जो जीवन काल है 1924 से 2010 है। जीवन काल 1924 से 1910 है। तो 85 वर्ष के थे लगभग जब इनकी मृत्यु हुई। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको पहले से स्मरण रहनी चाहिए, ताकि आप कभी भी छोटा सेंटेंस जो आए वो गलत नहीं करें। तो मेरा भी आपसे सभी से निवेदन है कि आप उस तरीके से काम करें कि जो बेटर कंडीशन में हो। तो आप लोग बेटर कंडीशन में काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल भी मिलेगा दोस्तों, है ना। और एक जो भी बच्चा अब जो मेहनत कर लेगा ना वही फल पाएगा। आज आज भी मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मैं शाम को ट्रायल क्लास लेकर देखूंगा मेरे नए स्टूडियो में, जो मैं घर पे सेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं रात्रि में क्लास लिया करूंगा आपकी। और उसमें पहले भी होती थी लेकिन अब मैंने कुछ उसको सेटअप हटा दिया था। अब मैं दोबारा से उसको पूरा छोटी छोटी चीजें रहती हैं। आज अगर उसमें चालू हालत में होगा तो मैं ट्रायल करके देखूंगा उसमें। और आप लोग ज्वाइन करना उसको भी अगर क्लास होती है तो, क्योंकि आज भी टेक्नीशियन आएंगे कुछ शाम को देखेंगे।
तो भाई 2 दिन 4 दिन 5-10 दिन लग जाते हैं ठीक होने में, सेट होने में, तो एक्यूरेसी तभी आती है। तो ये आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। अब डेविड एप्टर क्या-क्या बातें करते हैं वो सुन लेना, कि डेविड एप्टर की सबसे पहले तो कौन-कौन सी किताबें लिखते हैं। अब हम बुक्स लिख लेते हैं पहले तो। बुक्स लिखते हैं, कौन-कौन सी इन्होंने लिखी हैं, तो बुक्स के बारे में पहला ज्ञान है। तो एक इनकी फेमस बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये आप भी नोट कर लें, क्योंकि ये फेमस बुक है। बार बार ये आप छोटा सा एग्जाम देंगे ना सेकंड ग्रेड का भी, उसमें भी आ जाएगा, यानी कि पीजीटी में नहीं टीजीटी में भी पूछ लेगा इसको। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, बीए फर्स्ट ईयर की में बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन बच्चों ने चैट किया है गुड मॉर्निंग में, मैं देख लेता हूँ। 2-3 बच्चे 4 बच्चे जो भी हैं, तो सभी लोग चैट कर दें। वैसे तो चैट करना में तो क्या, संजीव राजपूत, ममता सैनी, मीना कुमारी, बेटा जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज क्लास थोड़े लेट हुई है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सुबह 9 बजे तक तो आ रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद अचानक से ये गायब हुआ है। मैंने नेट वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा हम 4 घंटे में सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो 4 घंटे का मतलब सीधा सा 1 बजे के आसपास, नेट अभी 15 मिनट पहले आया है। क्योंकि कहीं काम चल रहा होता है तो उसमें वायर सबके उड़ा दिए जाते हैं, तो वो आप लोगों को मालूम है। आ तो जाता है लेकिन 2-4 घंटे बीच में लैप्स हो जाता है। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965। अब सेकंड किताब भी इनकी ध्यान रखते हैं, चॉइस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। दूसरी किताब है चॉइस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ अलोकेशन। 1971। ये किताब भी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जैसे जैसे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे तब इम्पोर्टेंट है। सेकंड ग्रेड में कोई नहीं पूछेगा तब आपको ध्यान रखना है भाई इस किताब के बारे में भी। तो पूरा ये चीज भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगला जो है वो ध्यान रखना है, अगेंस्ट द स्टेट। तीसरी किताब इनकी जो है अगेंस्ट द स्टेट, ये जापान के बारे में। ये मैं पहले बता देता हूं, अगेंस्ट द स्टेट, पॉलिटिक्स एंड सोशल प्रोटेस्ट। एंड सोशल प्रोटेस्ट इन जापान बारे में किताब लिखी थी इन्होंने 84 में। तो ये भी किताब आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब एक चौथी किताब सबसे इम्पोर्टेंट है, एक जो आज आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आने की उम्मीद वापस से है, वो है डेवलपमेंट। तो ये मैं पेन बदल के लिख देता हूं ताकि ये आपको याद भी रखनी है। डेवलपमेंट। अगर इतना भी ध्यान रह जाएगा ना तो भी आप काम चल जाएगा। रीथिंकिंग डेवलपमेंट से पूरा भी आप ध्यान रख सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी, 2 बिंदी के बाद मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी एंड पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। एंड का चिन्ह और लगा लो, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। ये 87 की है। देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि पहली किताब तो बहुत बार पूछी गई है। अब दूसरी और चौथी किताब पूछने की बारी है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी किताबें पूछी जाएंगी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका, भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। भाई ये किताब आपको याद रहनी चाहिए, भाई ये किताब थी।
अब इन्होंने विचार क्या क्या दिए, मैं वो भी चर्चा कर देता हूँ डेविड एप्टर का, कि डेविड एप्टर क्या क्या विचार देता है। तो डेविड एप्टर के आधुनिकरण से संबंधित क्या क्या विचार हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। एक तो ये आधुनिकीकरण की प्रकृति का करते हैं, आधुनिकीकरण की प्रकृति। अब इनके विचारों में देखा जाए, पहला तो है ये आधुनिकीकरण की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, अवस्थाएं बताते हैं आधुनिकीकरण की, और तीसरा विकासशील देशों के बारे में व्यवस्था सिद्धांत देते हैं। अब आपको ये 3 बिंदु हैं, इनके ये 3 बिंदु ध्यान रखने हैं। यानी कि इनके विचारों को आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हो। किसके विचार हैं? डेविड एप्टर के विचार। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? आधुनिकीकरण की क्या प्रकृति बताते हैं। दूसरा है आधुनिकीकरण की अवस्थाएं क्या बताते हैं। तीसरा है, आपको ध्यान रखना है, नमस्ते मेरा बेटा, बहुत बहुत नमस्ते महेंद्र सिंह बेटा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आप जुड़ गए। तो आप जुड़िएगा अभी शाम को, आज भी हो सकती है। 20 तो मैंने तारीख इसलिए दी है क्योंकि बेटा कोई भी चीज होती है ना, इसमें ऑनलाइन में बहुत खतरनाक काम होता है। कि आपको बताऊं कि छोटी सी चीज नहीं है ना तो क्लास नहीं होगी। अगर आज जैसे मैंने कहा ना 9 बजे तक नेटवर्क आ रहा था, अब 9 बजे अचानक से चला गया, तो फिर मैंने फोन किया भाई नेटवर्क लाओ, तो वो बोलते हैं 4 घंटे लगेंगे, हमारे आपके लोकल एरिया में दिक्कत आ रही है, कहीं लाइन टूट गई, क्या हो गया। तो भाई जो भी है वो परेशानी, अब 1 बजे आया है। तो ये इसमें रहता है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा चीज, माइक भी नहीं, आवाज नहीं आ रही है तो भी समस्या है। भाई इसको पूरा सेटअप करना पड़ता है कि कहाँ पर डोंगल लगेगा, कहाँ पर पोंगल लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा। तो अब उसमें ये नहीं रहता कि भाई इसमें मजाक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई कोशिश करूंगा मैं आज भी शाम को लेने की, लेकिन 20 तारीख मैंने दी है, 20 तारीख से रेगुलर क्लास शाम को भी शुरू हो जाएंगी। मैंने 20 को कहा है कि आज भी ट्रायल हो सकती है, तो आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। बस ये निवेदन है मेरा कि मैं मैसेज कर दूंगा आपको और आप उसमें ज्वाइन कर लेना। पहले हम चर्चा करते हैं आधुनिकीकरण की प्रकृति को लेकर, ठीक है। तो डेविड एप्टर का पहला विचार जो है, इसमें हेडिंग भी डाल देते हैं, डेविड एप्टर और आधुनिकीकरण की प्रकृति। अब वो क्या कहता है डेविड एप्टर, वो आपको ध्यान रखना है। कहता क्या है? कहता है शासन के 2 स्वरूप होते हैं। क्या कहता है? एप्टर के अनुसार शासन के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अब एक लाइन में ही समझ लेना, कुछ नहीं है। अब 2 प्रकार कौन कौन से कहता है? एक उदारवादी यानी कि पूंजीवादी, एक समाजवादी। कहता है आधुनिकीकरण समाजवाद में तो धीमा होगा। कहता है यहाँ नहीं आधुनिकीकरण, क्योंकि यहाँ तो बंद रहता है। आप जानते हैं ना, चाइना में ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे रहना है, तो एकदम यहाँ पर बंदिशें रहती हैं। तो यहाँ कहता है धीमा होगा। तो कहता है तेज कहाँ पर होगा? कहता है तेज होगा यहाँ पर। तीव्र कहाँ होगा? 30 यहाँ पर होगा। ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर कौन सा है बेटा? मैंने आपको ऐड कर रखा है चरण बेटा, आप उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुए। 9782084502 जो ऐप का नंबर है बेटा, वही ग्रुप का नंबर है, ठीक है ना। तो बेटा ग्रुप का नंबर भी वही है, मैंने आपको ऐड कर लिया है, आप उसको ट्रायल करना। और कोई भी दिक्कत है तो शाम को मुझे मैसेज कर देना। फिर भी नंबर मैं लिख देता हूँ आपको, वैसे ऐप में जो दे रखा है बेटा वही आपका नंबर है, 9782084502।
यही नंबर है, आपको भी इसी पे करना है और आपको व्हाट्सअप पे इसी पे करना है। क्योंकि बेटा मैं ना जब फ्री होता हूँ तो यही नंबर हाथ में उठाता हूँ। मैं दूसरा नंबर तो घर वाले यूज करते हैं और मैं घर में पटक देता हूँ कहीं भी। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं बाकी फोन नंबर यूज ही नहीं करता। कि भाई आप सोचेंगे ना मैं सिर्फ आप लोगों के लिए भाई ये नंबर रखता हूँ अपना ज्यादा से ज्यादा समय। कभी कभी माँ से बात करनी होती है तो मैं भले दूसरा नंबर यूज कर लूँ, तो भाई बाकी मेरे पास ज्यादातर यही नंबर रहता है। ये ध्यान रखना कि मैं या तो क्लास में हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, अगर आपका फोन नहीं उठ रहा या आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं आ रहा, दो ही काम है, तो आप इसी का यूज करें। ठीक है ना। अब क्या कहता है उदारवादी यानी कि पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो पूंजीवाद है अमेरिका का, कहता है इसमें तेज गति रहती है। आधुनिकरण कहाँ तेज गति से होगा, यहाँ। वैज्ञानिकता कहाँ तेज गति अपनाई जाएगी, इसमें। इसमें तो बड़ी दिक्कत आएगी कहता है। फिर क्या कहता है उदारवादी शासन भी दो प्रकार का होता है। एक तो पिरामिड आकार का और एक श्रेणी तंत्रीय। कहता है ये पिरामिड वाला तो वंशानुगत है, इसमें धर्म जाति वंश का ज्यादा प्रभाव रहता है। वंश व जाति का प्रभाव रहता है यहाँ। भाई लोकतंत्र तो है, पूंजीवाद तो है, लेकिन साथ में वंश जाति भी घुसा हुआ है। तो कहता है और दूसरा श्रेणी तंत्रीय कौन सा है, जो योग्यता पर आधारित है। इसमें सारे काम योग्यता पर आधारित रहते हैं। कहता है इनमें भी तेज गति से आधुनिकरण कहाँ होगा, कहते हैं इनमें भी तेज गति से जो आधुनिकरण होगा वो इसमें होगा, तो सबसे तेज गति इसमें रहेगी। अब इतनी सी बात है, इसको लेकर आप रोना नहीं शुरू करेंगे। अब कुल मिला के चार ही शब्द मैंने लिखे हैं, लेकिन इसको समझना है आपको। अब समझ नहीं आया ना तो आप फिर कुछ भी कर लो, आप रोते रहेंगे। क्या कहा मैंने, डेविड एप्टर ने शासन के दो प्रकार बताए, उदारवादी और समाजवादी। क्या कहता है समाजवाद में तो धीमी गति है, इसमें तो कोई फायदा नहीं है। उदारवादी शासन में तेज गति रहती है। फिर कहता है उदारवादी शासन भी दो प्रकार का होता है, एक पिरामिड प्रकार का, पिरामिड मतलब वंश जाति के आधार पर, जहां जैसे राहुल गांधी का प्रभाव, इनका प्रभाव, ठीक है ना। ये श्रेणी तंत्रीय पूर्णतः योग्यता पर आधारित। तो कहता है आधुनिकरण तेज गति से कहाँ होगा, इसमें। अब ये ध्यान रखना, समाजवाद से तेज गति किसमें, उदारवाद में। उदारवाद से तेज गति किसमें है, उदारवाद में कौन से रूप में गति है, श्रेणी तंत्र में। अब इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, समाजवाद से ग्रेटर कौन सा है, उदारवाद। उदारवाद से ग्रेटर कौन सा है, उदारवाद में कौन सा ग्रेटर है, पिरामिड। पिरामिड में ग्रेटर कौन सा है, श्रेणी तंत्रीय। तो सबसे ग्रेटर जो योग्यता पर आधारित उदारवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे तेज गति आधुनिकरण की कहता है यहाँ रहेगी। अब समझ आ गया या परेशान होने की जरूरत है। अब देखो बेटा इतना ना परेशान होना लाइफ में, नहीं तो फिर आपकी परेशानी भी बढ़ जाएगी। तबीयत तो सबकी खराब रहती है मौसम में, लेकिन तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। देखो बेटा काम तो निरंतर करना होता है, काम के बिना आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तबीयत मेरी भी खराब है, टेबलेट में जेब में रख के घूम रहा हूँ, लेकिन तबीयत का मतलब ये नहीं है काम नहीं करूंगा, काम करूंगा। काम तो करना है, काम तो कभी नहीं रुकना चाहिए, ना आपका ना मेरा ना किसी का। क्योंकि अगर ये देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। क्योंकि ये शरीर है, ये तो मिट्टी में मिलना है दोस्तों। लेकिन काम करके जाएंगे ना तो फिर ये मिट्टी में मिलेगा, लेकिन यादें जो हमारी है ना वो बनी रहेंगी। तो वही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें पता होगी। अभी भी किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर दो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अगेन बताऊं, हाँ या ना। लो एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, शासन के दो स्वरूप बताए, ठीक है ना। कितने, उदारवादी और समाजवादी। तेज गति कहाँ होगी, उदारवाद में यानी कि पूंजीवाद में, समाजवाद में धीमी गति। उदारवाद के भी दो रूप बताए, कौन से, पिरामिड और श्रेणीतंत्रीय। तो पिरामिड कौन सा है, वंश जाति पर आधारित। श्रेणीतंत्रीय कौन सा है, योग्यता पर आधारित। तेज गति होगी योग्यता पर आधारित, सबसे तेज गति योग्यता पर आधारित। तो ये छोटे छोटा बातें ध्यान रखनी है बस। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका विचार डेविड एप्टर का। अब डेविड एप्टर का दूसरा विचार कौन सा था,
आधुनिकरण की अवस्थाएं। अब हम इस पर करें, ये कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, टारगेट को कंप्लीट कर लिया नहीं है तो आधुनिकरण की प्रकृति तो पढ़ लिया आपने इसके विचारों में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिकरण की अवस्थाएं। चलो आधुनिकरण की अवस्थाएं देखते हैं। डेविड एप्पल की अवस्थाएं। आराम से समझना है, कुछ भी नहीं है। अब ये 4 अवस्थाएं बताता है। कितनी अवस्थाएं बताता है आधुनिकरण की? एकमात्र विद्वान। वैसे आधुनिकरण की कोई अवस्था नहीं होती। आधुनिकरण तो सने सने चलता है, जो सने सने चलता है उसकी कोई अवस्था नहीं होती। फिर भी ये अवस्थाएं 4 बताता है, तो कौन सी बताता है वो सुन लो। 4 अवस्थाएं बताता है। तो 4 अवस्थाएं, पहला है संपर्क व नियंत्रण की अवस्था। दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था। तीसरा है स्वतंत्रता की अवस्था। चौथा है विकास की अवस्था। कुछ नहीं है बेटा, आप सिंपल सा भारत के संदर्भ में समझें तो जैसे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमारे साथ संपर्क किया, नियंत्रण किया, ये पहली अवस्था। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था। 47 में हम आजाद हो गए और आजादी के बाद हमने फिर अपनी संस्कृति के अनुरूप क्या अपनाया? वैज्ञानिकता अपनाया, तो विकास की अवस्था। आप ऐसे ध्यान रख लो चाहे कैसे भी ध्यान रख लो। तो ये डेविड एप्टर ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4। पहली कौन सी है? बोलो जरा, मन ही मन में बोलो, लिख भी लो। पहला संपर्क व नियंत्रण की अवस्था। कौन सी है? संपर्क व नियंत्रण की अवस्था। दूसरा कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था। तीसरा कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया के बाद स्वतंत्रता की अवस्था। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन सी अवस्था है? विकास की, जो हमारे यहाँ नेहरू जी ने चलाया था, महाबलोनिस मॉडल। कौन सा मॉडल चलाया था? महालनोबिस मॉडल चलाया, पंचायती राज लाया, वो विकास की अवस्था। अब समझ आ गया? तो आगे चलूं। ये 4 अवस्थाएं ध्यान रखना है। मीना कुमारी बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। महेंद्र बेटा बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, है ना? तो अब बेटा क्या है, क्वेश्चन भी पूछा करो। आप रात में भी पूछेंगे तो मैं रात में जवाब देता हूँ। मैं क्वेश्चन के लिए आपको कभी मना नहीं करता। चाहे आपने कोर्स लिया नहीं लिया, मैं कभी ये भी नहीं देखता। लेकिन आप लोग पूछेंगे तभी तो बताऊंगा बेटा। मेरा कॉल ही आ जाता है उसके पास, लेकिन आप पूछें तब तो आप ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, पॉलिटिकल साइंस को बदनाम नहीं करना है। कमियां हम उन्हें दूर करें तो बेटर होगा। ठीक है ना? अब हम लाइब्रेरी में जाके इनको नोट्सों को देखते हैं। ऐसे नोट्स किसी के नहीं मिलते, ना समझ आता है, क्योंकि कहीं यूएल विश्वविद्यालय छूट जाता है, कहीं किताबें छूट जाती हैं। वो बेटा टीचर जब सने सने पढ़ाता है तभी समझ आता है। इसलिए नोट्स तो सीखो, याद करो, पुराने पेपर करो और अच्छे से हल करो। अगला देखते हैं, डेविड एप्टर का व्यवस्था सिद्धांत। तीसरे विचार कौन से हैं? इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया था विकासशील देशों का, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो, व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? ईस्टन ने पहली बार दिया था ना, ईस्टन ने। ईस्टन ने, आमंड पावेल में। तो ये कहता क्या है? कहता है जो डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत है या आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, ये वैज्ञानिकता पर ज्यादा बल देते हैं और ये मूल्य की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, जबकि शासन तो भावनाओं से चलता है। ये बात सही है। मन से काम किया जाता है। आप अगर मन आपका है ना, तो आधी जीत तो उसी दिन मिल जाती है। अगर आपने एक बार
सोच लिया ना कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और या मुझे पीजीटी से कम तैयारी नहीं करनी है, पॉलिटिकल साइंस से उच्च पद प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकती, क्योंकि आपका जब दिल बोलता है तो ब्रह्मांड बोलता है, कायनात बोलती है। और ये जब पूरा ब्रह्मांड ही कह देगा कि आप सिलेक्शन पाएंगे, तो बेटा कौन रोकेगा? कौन रोकेगा आपको? लेकिन जब आपका पहले ही मन डरा हुआ है, हम तो तैयारी नहीं करेंगे, हम तो फोर्थ क्लास की तैयारी करेंगे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, ये कायनात साथ तभी देती है, कायनात पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, धरती, आकाश, सब ये कब साथ देते हैं, ईश्वर कब साथ देता है? जब हमारा मन साफ होता है। मन में एक बार धारण कर लिया कि आपको बनना है, तो ठीक है। इसलिए क्या कहता है, धीरे धीरे मैं लिख रहा हूं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना? डेविड एप्टर के अनुसार ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत वह आमंड व पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देते हैं। तथा मूल्य, यानी कि भावनाएं, मूल्य का मतलब पैसे नहीं है, भावनाएं की उपेक्षा करते हैं। जबकि विकासशील देशों की शासन व्यवस्था मूल्य मूल्य कर देते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। तो कहता है, तो हमें तो मूल्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? मूल्यों पर। कहता है विकासशील देश तो चलते ही मूल्य से हैं, और ये मूल्य की उपेक्षा करते हैं, तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना? फिर क्या कहता है आगे? कहता है विकासशील देशों में शासन के दो स्वरूप हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, दो स्वरूप बताया इसने, दोबारा इसमें चर्चा करते हैं। कौन सा? उदारवादी। उदारवादी को क्या कहता है? लोकतांत्रिक। और समाजवादी, इसको क्या कह देते हैं? सर्वाधिकारवादी। कहते हैं उदारवादी भी दो प्रकार के हैं, पिरामिड और श्रेणी तंत्रीय। ये तो मैंने अभी बताया था आपको, अलग से बता दिया था। इसमें दोबारा से चर्चा करता है, सिद्धांत के अंदर पुरानी बातों को भी अपने ध्यान में रखता है। कहता है ये जो उदारवादी में तो समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से होता है। समस्याओं का समाधान कैसे होता है? इसमें कहता है बल द्वारा होता है।
कैसे होता है? बल द्वारा समाधान होता है, ठीक है ना। तो कहता है बेटर ये है, अच्छी किसको मानता है? इसको। कहता है ठीक है, अच्छी प्रणाली ये है, ठीक है ना। कौन सी है? ये। लेकिन कहता है ये भी बुरी नहीं है, एकदम से इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कहता है ये भी है तो इसमें भी सने सने सुधार करें, एकदम सुधार ना करें। आप सोचें कि एकदम सुधार कर दें तो ये ठीक नहीं है। तो कहता है सबसे मेन चीज है विकास के लिए स्थिरता। आगे क्या कहता है? विकास के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है, क्रांति नहीं। आधारभूत बदलाव लाने की जरूरत नहीं, कहीं राजतंत्र भी है तो सने सने परिवर्तन करो। एकदम राजतंत्र को खाड़ कर आपको लोकतंत्र पूंजीवाद लाने की जरूरत नहीं है। तो कहता है विकास के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है, क्रांति नहीं। इसलिए सने सने हमें परिवर्तन करना चाहिए। अतः सने सने परिवर्तन करना चाहिए। विकास का तात्पर्य औद्योगिकरण या विकास का तात्पर्य संस्कृति के अनुकूल वैज्ञानिकता अपनाने में है। अब इसको नोट करो आप, क्या कहता है? विकास का तात्पर्य क्या है? अपनी संस्कृति के अनुरूप वैज्ञानिकता अपनाने में है। तो विकास का मतलब ये नहीं है क्रांति कर दो आप। क्रांति करने से कहता कोई लाभ नहीं है, आप बिना मतलब क्रांति करें, ठीक है ना। तो भाई ये ठीक नहीं है, कहता है। तो भाई ये चीजें आपकी बहुत अच्छी नहीं है। पहले भाई वैज्ञानिकता लाने की जरूरत है, इसमें बिना मतलब परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बिना मतलब आप ऐसा काम ना करें तो वो ये कहता है। आगे समझ, औद्योगिकरण विकास मत ले। आगे क्या कहता है? अफ्रीकी देशों के विकास और आधुनिकीकरण का व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। इनका कहना है कि विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है। अब बार बार पूछते हैं ये किसने कहा कि विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है? कि भाई विज्ञान को कैसे संस्कृति के साथ जोड़कर अपनाया जाए, ये कहाँ पता चलता है? विकासशील देशों में पता चलता है। कैसे स्थिरता को भी अपनाया जाए और विज्ञान को भी अपनाया जाए, ये कहाँ पता चलता है? ये विकासशील देशों में पता चलता है। इसलिए कहता है विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है। समझ आ गया ना। तो कहता है जैसे भी देता है, जैसे विकासशील देशों ने अपनी संस्कृति के अनुरूप
चुनाव पद्धति अपनाई है कि हमने चुनाव कैसे होंगे, उनमें क्या क्या मेथड होगा, ये हमने अपनी इच्छा अनुसार अपनाया है। कहीं कुमुलेटिव सिस्टम अपनाया, कहीं आरक्षण वाला सिस्टम अपनाया, कोई सीट रिजर्व भी है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह भी कैसे होंगे, ये भी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। भाई पंचायत चुनाव अलग होंगे, उनका दलीय आधार पर कौन सा होगा, निर्दलीय आधार पर कौन सा होगा, ये भी हम अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। हम अमेरिका का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका से नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। तो कहते हैं हम अपने अनुसार ही सारे काम कर रहे हैं। विकासशील देश, हर विकासशील देश ने अपने यहाँ आरक्षण भी दे रखा है, सिस्टम भी कर रखा है। तो ये उदाहरण दे रहा है सबसे बेस्ट। फिर आगे कहता भी क्या है लास्ट में, विकासशील देश में आज 3 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। ए, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र और नव व्यापारिक समाज। कहता है तीनों में आधुनिकरण को अपनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तीनों में वैज्ञानिकता को अपनाया जा सकता है, सने सने इसको अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या कहना है, इन तीनों में ही आधुनिकीकरण अपनाया जा सकता है। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, लेकिन आप लोग बने रहेंगे। मैं जलपान ग्रहण करूंगा, क्योंकि साथियों मैंने टेबलेट भी खाई है, तो थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड लूंगा। रामू बेटा पीछे रखना। अच्छा, अभी बेटा मैं कर देता हूँ 1 मिनट में। आपको थोड़ा सा ये ऐड से हटाओ। हाँ, वॉइस सही नहीं आ रही क्या? हाँ, आरती बेटा ने बताया तो सही। और कोई दिक्कत आ रही है बेटा वॉइस का? वॉइस तो बेटा सही आनी चाहिए, माइक तो फुल आ रहा है। अब आ रही है सही क्या बेटा? अब बताओ आरती बेटा, आवाज सही आ रही है, दिक्कत आ रही है? प्लीज कमेंट करें। एक बार कमेंट, क्योंकि बेटा कई बार हो सकता है दिक्कत आए ना, तो बता देना। अब सही आए, कोई गलत आए तो बता देना, ठीक है। चलो, वो कभी कभी बेटा टावर जो है ना वो हिल जाता होगा, तो सर्दी है ना, कोट के अंदर ना मैं ऊपर वाले में रखता हूँ, तो ये नीचे वाले में रखते हैं ना, तो ये हिल जाता है। समझ आ गया? तो ये हो सकता है बेटा, मैं नहीं कहता। ये इसी से होता है, जेब में तो रखना ही पड़ेगा ना, कहाँ रखेंगे फिर इसको, ये भी है। हाँ, राधे राधे सर जी, अच्छा धौलपुर भैया जुड़ गए हैं। अब एक बार फिर सुन लेना, ठीक है ना। तो राधे राधे क्या, टाइम से बेटा ज्वाइन कर लिया करो। मैं पहले इन्फॉर्म तो कर देता हूँ, अब रात की क्लास, अब नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो बेटा इसमें लाइव क्लास में चलती रहेगी। आप वो मत सोचो, लेकिन कोशिश करके मेरा रहेगा कि अभी आपका एक बैच और बन जाए, एक बैच और बन जाएगा 20 तारीख तक। तो फिर दोनों बैचों में लगातार डबल ट्रिपल क्लास कर देंगे, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या है, बच्चे ज्यादा जुड़े नहीं हैं, अभी तो 300-400 फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं। अब कॉलेज लेक्चरर वाले तो अपने फ्री हो गए, तो अब वो दिक्कत है। तो आप लोग जितने भी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सब लोगों से कहें ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है ना। अल्पतंत्र क्या है? अल्पतंत्र मतलब अमीरों का शासन, ओलिगार्की बेटा। वर्ग तंत्र को ही अल्पतंत्र कहते हैं ना, अल्पतंत्र का लोह नियम, कुछ लोगों का शासन।
आ गया समझ? अमीरों का शासन। अब आ गया ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पढ़ा होगा आपने, नहीं नाम सुना महेंद्र बेटा? ओलिगार्की का मतलब क्या? कुछ लोगों का शासन, यानी कि अमीरों का शासन। किसका शासन? निरंकुश तंत्र तो एक व्यक्ति का, हिटलर का शासन। जब कुछ अमीर व्यक्तियों का शासन हो तो वो अल्पतंत्र है, ठीक है ना? जहां अमीरों का शासन होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आप दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? डेविड एप्टर का व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, शुरू से बता रहा हूं यहां से, ठीक है ना? डेविड एप्टर का व्यवस्था सिद्धांत को, डेविड एप्टर का कहना था कि ईस्टर्न ने जो व्यवस्था सिद्धांत दिया, आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया, इन्होंने वैज्ञानिकता पर ज्यादा बल दिया और मूल्यों की भावनाओं की उपेक्षा की, जबकि विकासशील देशों का शासन तो पूर्णतः ही भावनाओं पर आधारित है, क्योंकि हम तो दिल से ही चलते हैं, दिमाग से तो चलते नहीं, हमारा दिल ही तो पागल है, जानते हैं ना? क्या है? पागल है, किस पर भी आ जाए पता नहीं। तो हमारे यहाँ तो कहते भी हैं। तो कहता है विकासशील देशों में सामान्यतः शासन के दो स्वरूप हैं, उदारवादी लोकतंत्रवादी या समाजवादी सर्वाधिकारवादी। कहता है उदारवादी लोकतांत्रिक में तो समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से होता है, समाजवादी में बल द्वारा होता है। कहता है लेकिन दोनों में वैज्ञानिकता अपनाई जा सकती है, आधुनिकीकरण दोनों में चल सकता है। तो हमें क्रांति नहीं करनी है, ये नहीं है एकदम सर्वाधिकारवाद को खत्म कर दें और एकदम पूंजीवाद के पीछे भागें, कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें सने सने सुधार करना चाहिए, क्रांति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? ये सबसे मेन चीज ये है इसकी। अगर ये कोटेशन के रूप में भी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, PYQ भी देखेंगे जाकर, ये किसने कहा? विकास के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है, क्रांति नहीं। तो ये डेविड एप्टर का ही कथन है, वो कहता है स्थिरता सबसे मेन चीज है। तो सने सने परिवर्तन कहता है, एकदम परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका कहना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है विकास का मतलब केवल औद्योगिकरण आर्थिक विकास नहीं है, विकास का सही मतलब है अपनी संस्कृति के अनुरूप वैज्ञानिकता अपनाना। अच्छा घर होने से कोई मतलब नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी हो, ये विकास नहीं है। विकास तब है जब पूरा परिवार दिल से एक साथ रहे, चाहे बाइक पर क्यों ना घूमे। समझ आ गया ना? ये बात वो कहता है, संस्कृति के अनुरूप वैज्ञानिकता अपनाओ, ना कि आप सिर्फ वैज्ञानिकता के पीछे मत भागो। फिर कहता है अफ्रीकी देशों का मेनली अध्ययन किया था, और कहता है अमेरिकी देशों ने ये काम भी किया है, आधुनिकीकरण अपनाकर प्रगति भी की है। तो कहता है विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है। अगर विज्ञान को कैसे अपनाया जाता है, वैज्ञानिकता को, तो आप विकासशील देशों में जाके देख सकते हो। ये कथन भी इसका 20 बार आया है, ये भी PYQ है। आप पुराने पेपर नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर जैसे कहता है विकासशील देशों ने अपनी संस्कृति के अनुरूप चुनाव पद्धति को अपनाया है, तो कहता है चुनाव पद्धति है ना, जैसे आरक्षण का सिस्टम है, ये है, तो वो पूरा कहता है वो अपने अनुरूप है, अमेरिका का अनुसरण नहीं है, सही मायने में आधुनिकीकरण है। क्या है? आधुनिकीकरण है। तो फिर आगे कहता क्या है? कहता है देखो इस तरीके से हम काम करेंगे ना तो बेटर स्थिति में रहेंगे। फिर कहता है विकासशील देशों में आज शासन के 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र, चाहे नव व्यापारिक समाज। नव व्यापारिक समाज वही पूंजीवादी समाज। कहता है इन तीनों में आधुनिकीकरण की प्रगति को अपनाया जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आधुनिकीकरण अपनाएं, क्रांति ना करें, एकदम चेंज ना करें। तो ये इसका कहना था। तो ये तीनों विचार डेविड एप्टर के आपको समझ आए होंगे। अब हम एक थिंकर छोटा सा है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कल उसका चर्चा भी की थी, नाम भी बताया था, वो नाम था आइजनस्टाड, ठीक है ना? एक थे थिंकर आइजनस्टाड। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 लाइनें हैं, आपको पढ़ लेना। अब उसमें किसी किसी किताब में दे रखा है कि आइजनस्टाड क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो ऐसा नहीं है कि भाग जाएं। तो अपना क्या फर्क पड़ता है, जब इतना पढ़ा है तो इतना और सही। नहीं समझ आया तो आप आइजनस्टाड को भी अच्छे से समझ लें और अच्छे से कर लें। तो आइजनस्टाड क्या कहते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। इन्होंने एक लेख लिखा था, क्या लिखा था, किताब नहीं है, लेख लिखा था कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन।
आधुनिकीकरण का गिरावट या विरोधाभास। आधुनिकीकरण में विरोधाभास। का विरोधाभास, क्या विरोधाभास है? कहते हैं कि बेचारे विकासशील देश ना समझ नहीं पाते क्या पश्चिमीकरण है क्या आधुनिकीकरण है, इसलिए बेचारे आधुनिकीकरण भी नहीं अपना पाते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कहते हैं पश्चिमीकरण ने विरोधाभास पैदा कर दिया। वो पश्चिमी वाले कहते हैं हम ही तो हैं आधुनिकीकरण और क्या होता है। अमेरिका कहता है हम ही कह रहे हैं वही है, प्रगति का मतलब यही है, हमको अपना लो, सही है यही है। अब बेचारे वो अंतर ही नहीं कर पाते, तो कहते हैं में लिखते हैं पश्चिमीकरण व आधुनिकीकरण में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए विरोधाभास है। अब कोई अंतर ही नहीं कर पाता तो क्या है, अब घर वाली और बाहर वाली में अंतर ही नहीं कर पाता तो कोई क्या करे। कहता है बाहर वाली और घर वाली में कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है कि नहीं होता है महेंद्र जी? घर वाली और बाहर वाली में, बाहर वाली पश्चिमीकरण है, घर वाली आधुनिकीकरण है, तो किसकी बात मानेंगे? अब बताओ, महेंद्र जी बता ही नहीं रहे। कहेंगे बाहर वाली को भी घर ले आएंगे, नहीं, अगर बाहर वाली आ गई तो खत्म हो जाएंगे आप। घर वाली बाहर वाली तो समझ रहे हैं ना? हाँ प्रहलाद जी। हाँ रिंकू बेटा। तो घर वाली तो क्या है आधुनिकीकरण, और बाहर वाली पश्चिमीकरण। अब कुछ लोग अंतर नहीं कर पा रहे बेचारे, विकासशील देश भी अंतर नहीं कर पा रहे, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। क्या आ रहे हैं? समस्याएं आ रही हैं। हाँ मैंने तो बताया था ना, अब भी तो बता रहा हूं कि भाई घर वाली से अपने चलो, बाहर वाली के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो वही है, अब ये बेचारे अंतर ही नहीं कर पा रहे। भाई बच्चों का विकास, विकास है, बच्चों का विकास कौन करेगी? घर वाली करेगी, बाहर वाली तो क्या करेगी? आपके जेब भी खाली कर देगी, तो बाहर वाली के चक्कर में ना पड़े। अब कभी कभी चाय पियोगे तो मीठी मीठी बात करेगी, पत्नी तो डंडा लेके मारेगी। तो वो बच्चों के लिए करती है बेचारी, तो उसकी मार को खा लो, उसी में विकास है। समझ आ गया ना? ये आज हम स्टार्ट कहते हैं। अब बेटा हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसी का है, और आधुनिकीकरण में ही बस उसको और पढ़ना है। उसके बाद चाहे आप शाम को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाकी भी एक दो बैच और है मेरे यूपीएलटी वगैरह का, मैं उनको भी ले लूंगा, और आप उसको जरूर समझना है, ठीक है ना? भागना नहीं है। और कहो तो पानी पी लो आप भी, मैं भी एक सेकंड में पानी पी के आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, पानी पी लो। रामू जी बैठ जाइए आप साइड में। चलो बेटा, अब एक अंतर बचा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन। राजनीतिक विकास और का तुलनात्मक अध्ययन। ये है। अब इस टॉपिक को आपको ढंग से समझना है, और बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, और मेरे हिसाब से तो आप 2 मिनट लगाएंगे इसको समझने में। क्या लगाएंगे? 2 मिनट लगाएंगे। राजनीति विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन। अब क्या है, जितने भी विचारक हैं ना, दो श्रेणी में बटे हुए हैं। कुछ तो कहते हैं संबंधित है, एक ही चीज है,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ नहीं है। कुछ कहते नहीं, दोनों में आधारभूत अंतर है। अब सुन लेना। यानी कि ये तो क्या है, पश्चिमीकरण। राजनीति विकास का मतलब क्या है, पश्चिमीकरण, बाहर वाली। पश्चिमीकरण, बाहर वाली। कौन सी, बाहर वाली। और राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, घर वाली। अब कुछ लोग तो कहते हैं दोनों एक ही हैं, अंतर संबंधित हैं, कोई अंतर नहीं है तो वही है, पत्नी ये भी बन सकती है, वो भी बन सकती है, क्या है। ये कहते नहीं भाई, कभी भी घर वाली है, बाहर वाली बाहर वाली है, दोनों में आधारभूत अंतर है। अब बताओ, कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, अलग। अब आप किधर आएंगे भाई, महेंद्र जी? हाँ बताओ जल्दी से, प्रहलाद बेटा किधर आओगे? घर वाली बाहर वाली को एक कहने वाले कौन कौन है? अब देखो, एक भी नहीं बोल रहा, यही तो दिक्कत है। कहाँ से समझ आएगा कॉन्सेप्ट आपको? आप कहते दोनों को एक मान रहे हैं। अब जो वास्तव में मूर्ख लोग हैं ना, वो एक मानते हैं, आधारभूत में अंतर है। ठीक है, चलो आप आधारभूत में आ रहे हैं, तो अंतर संबंधित नहीं मान रहे। लेकिन कुछ विद्वान आएंगे, जैसे जेगुराई। जेगुराई भी इधर आएगा, हंटिंगटन इधर आएगा, हार्बिटज इधर आएगा। अब ये थिंकर ध्यान रखना है कौन सा किधर आएगा, ठीक है ना? भाई ये तो क्या कहते हैं, घर वाली बाहर वाली में कोई अंतर नहीं है, पश्चिमीकरण आधुनिकरण एक ही है। और घर वाली बाहर वाली दोनों एक चीज है। और ये जो अंतर करते हैं कौन कौन है, अब ये भी बता देता हूं, अंतर करने वाले कौन हैं। अंतर करने वाले हैं अपना एडवर्ड सिल्स, डेविड एप्टर, दया कृष्णन, योगेंद्र सिंह, आजनस्टाड, ये अंतर करते हैं। अब पहले तो ये सारणी क्लियर हो जानी चाहिए, हो गई सबको? हाँ या ना? हो गई ना? आप तो अंतर वाले में आएंगे, इधर तो जेगुराई हंटिंगटन हार्बिटा जाएंगे। अब ये क्या कहते हैं अंतर संबंधित वाले, सुन लेना। चले, चले आगे, चलो। निम्न विद्वान राजनीति विकास यानी कि पश्चिमीकरण और राजनीतिक आधुनिक को संबंधित मानते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति विकास की पूर्व शर्त है। अब ये पॉलिटिकल एक शब्द है, उसको ध्यान रखना है। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति विकास की पूर्व शर्त है। इनका मतलब है कि आधुनिकीकरण में कुछ जोड़ दो तो राजनीति विकास बन जाता है। ये राजनीति विकास को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ आ गया ना? यानी कि बाहर वाली को ज्यादा महत्व देते हैं, कहते हैं घर वाली को भी बाहर वाली जैसा बनना चाहिए, और बाहर वाली तो बाहर वाली है, जिंदगी बाहर वाली है।
इंजॉय बाहर वाली है। तो कहते हैं राजनीतिक आधुनिकरण राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है। पहले घर वाली भी बाहर वाली थी, ठीक है ना। पहले घर वाली बनने का लक्षण करेगी तभी तो बाहर वाली बनेगी। तो ये बेसिकली कहते हैं राजनीतिक आधुनिकरण राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है। अर्थात, मैं पेन से लिख रहा हूं, अर्थात जब हम राजनीतिक आधुनिकरण में कुछ जोड़ देते हैं तो वह राजनीतिक विकास बन जाता है। कहता है घर वाली बनना तो कौन सी बड़ी बात है, बाहर वाली बनो तब जाने। घर वाली तो कहता है बाहर वाली बन जाएगी, कौन सी बड़ी बात, दो रोटी तो बनानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। यानी कि ये बाहर वाली को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या? बाहर वाली को। कहते हैं जब राजनीतिक आधुनिकरण में कुछ जोड़ते हैं तो राजनीतिक विकास बनता है। जैसे दो विद्वान हैं, दोनों विद्वानों के बारे में सुन लेना। हंटिंगटन क्या कहता है? हंटिंगटन कहता है जब हम राजनीतिक आधुनिकरण में संस्थायन, संस्थायन का मतलब है लोकतंत्र, जोड़ते हैं तब राजनीतिक विकास बन जाता है। क्या बन जाता है? राजनीतिक विकास। ये बात तो हंटिंगटन ने कही। यानी कि कहता है देखो बड़ा कौन सा, कहता है राजनीतिक विकास है। जब आधुनिकरण में ये संस्थायन जुड़ गया तब जाके लोकतंत्र जुड़ गया, तब जाके राजनीतिक विकास आता है। तो इसका मतलब कहता है राजनीतिक विकास ज्यादा बड़ी चीज है। जब कोई लड़की है, घर वाले तो काम करती करती है और बाहर जाके घूम फिर के एजी ओजी भी करती है, तब जाके विकास होता है। अब देख लो कितना महत्व दे रहा है। आप भी लगता है हंटिंगटन मत मत जान देना, अंतर ही ना कर पाओ। अब दूसरी बात ध्यान रखना, एक और ऐसी कैटेगरी का, लुई इरविंग हार्विट्ज। वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहा है। वो क्या कह रहा है लुई इरविंग हार्विट्ज? ये कहता है जब हम राजनीतिक आधुनिकरण में उद्योगीकरण जोड़ दें तो राजनीतिक विकास बनता है। कुल मिला के ऐसे विद्वान क्या करते हैं, पश्चिमीकरण को ही महत्व देते हैं और बाहर वाली को ही महत्व देते हैं, घर वाली का बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रखते हैं। कहते हैं कुछ नहीं है, घर वाली तो बन जाएगी, थोड़े बहुत तो लक्षण चाहिए, आटा फाटा बनाना है और उसके बाद कुछ नहीं, आधे घंटे का काम है रोटी पोटी बनाना, क्या है। समझ आ गया ना। तो किसको महत्व दे रहे हैं? बाहर वाले को। अब ये तो दोनों में कहते हैं अंतर संबंधित हैं, घर वाली बाहर वाली में ज्यादा अंतर नहीं है, पश्चिमीकरण आधुनिकरण में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। बल्कि देखा जाए तो पश्चिमीकरण ज्यादा बड़ा है, राजनीतिक विकास ज्यादा बड़ा है, बाहर वाली ज्यादा मजबूत है और वो घर वाली काम तो छोटे से हैं कर लेगी। ये बात, ये लोग इस श्रेणी के हैं। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरे विद्वान हैं आधारभूत अंतर कहने वाले, वो कौन कौन है? जबकि सेकंड स्टेज देखें, जबकि एडवर्ड सिल्स, एडवर्ड सिल्स, डेविड एप्टर, दया कृष्णन और साथ में अजय स्टार्ड, जैसे विद्वान
कहते हैं कि यह दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं, इन दोनों में निम्न आधारभूत अंतर पाए जाते हैं। अब ये अंतर बता देते हैं, वो अंतर आपको ध्यान रखने हैं और उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं अंतर बता भी दूंगा और वास्तव में दोनों में अंतर ही पाए जाते हैं। और जो अंतर नहीं मानता, इसका मतलब है वो तो बाहर वाली के चक्कर में घूमता है और वो सड़ियल आदमी है, भारत में रहने लायक नहीं है। आप में से तो कोई कुछ नहीं है ना ऐसा। अब देख लो आप। चलो, एक तरफ लिखते हैं राजनीति विकास बाहर वाली, एक तरफ लिखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण घर वाली। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण जो बाहर वाली है ना, ये अवधारणा ही है। व्यवहार में बाहर वाली को कोई नहीं पाल सकता, बस मन नहीं करता है बाहर वाली होनी चाहिए। लेकिन जैसे बाहर वाली रखते हैं ना, इतनी टेंशन आती है, आदमी पागल हो जाता है। तो ये अवधारणा है, केवल अवधारणा है, व्यवहारिक नहीं है, बस दिखावा मात्र है। और ये प्रक्रिया भी है अवधारणा के साथ, व्यवहारिक भी है। पत्नी तो सबकी रहती है, सबको दिखती भी है। अवधारणा प्रक्रिया, अवधारणा प्रक्रिया है। ये पश्चिमीकरण पर आधारित है। ये तो पश्चिम का मॉडल है और ये पश्चिमीकरण से मुक्ति पर बल देते हैं, तो बल देते हैं। और राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण से क्या होना चाहिए? मुक्त। ये ध्यान रखना है। अब तीसरा अंतर भी बताते हैं। अब ध्यान करते चलना, इनको लिखते भी चलना साथ साथ, दोनों में अंतर पता लग जाए। अंतर वही नहीं कर पाता तो बाहर वाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका मतलब है आप बाहर वाली पर ध्यान दे रहे हैं, अगर अंतर नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप अंतर भेजना भी। एक बात और ध्यान रखना, सभी लोग जो मैं लिखाता हूं उसको लिखकर वापिस व्हाट्सएप पर सेंड करें। ऐसे नहीं होता है व्हाट्सएप पे सेंड ही नहीं करें आप सभी लोग सेंड करें ताकि आपको याद हो जाए, और साथ में क्वेश्चन करें। क्योंकि ऐप में जो है आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, वहां पर टेस्ट हैं, तो आप वो टेस्ट को भी देखें। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाथ क्या सारे क्वेश्चन आंसर करके देखें, ठीक है ना। पश्चिमीकरण पर आधारित, पश्चिमीकरण से मुक्ति। फिर बेटा आगे ध्यान रखना है, इसमें विकास के साथ ह्रास भी होता है, बाहर वाली लूट के भी ले जाती है। विकास के साथ क्या होता है? पतन। कभी कभी तो हो सकता है बाहर वाली आपको खुश कर दे, कभी कभी लूट के भी ले जाए, ये भी ध्यान रखना है। और घर वाली कभी लूट के नहीं ले जाएगी। इसमें हरास नहीं होता, इसमें हरास नहीं होता, हरास पतन नहीं होता, ठीक है ना। इसमें अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्टेज, रिलेशनशिप की स्टेज, कि अभी तो बस डेट पे जा रहे हैं, अभी पता नहीं किस पे जा रहे हैं, अभी आपके गाल टच करने की उम्मीद आई है, अब सर टच करने की आ रही है। इसमें स्टेजेस रहती हैं, अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कि आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड किस लेवल का है, ठीक है ना ये। और यहाँ पर कोई अवस्था नहीं, यहाँ तो दिल से जुड़े होते हैं, मन से, आत्मा से। ये तो आत्मिक रिश्ता है, इसमें अवस्थाएं नहीं है। स्टेजेस नहीं होती आधुनिकरण में, स्टेजेस नहीं। पत्नी में कोई स्टेज का रिश्ता नहीं होता। पत्नी का मतलब अर्धांगनी, आपका आधा अंग है, आधा भाग है। क्या करोगे? समझ आ गए ना। तो इसमें अवस्थाएं नहीं। अगला ये लिख लिया चारों, हाँ या ना?
गुड आफ्टरनून परमार बेटा, जुड़े तो सही आप? ठीक है ना? ये लिख लिया ना सबने? 1 2 3 4 अंतर बता दिए मैंने। अब 2 अंतर और बताने हैं मुझे, हाँ या ना? चलो आगे लिख लिया, वेरी गुड। अब पांचवा अंतर, पांचवा अंतर है, यह नव लोक प्रशासन पर आधारित है। आप लोग नवलोक प्रशासन पढ़ा होगा, मिन्नो बुक सम्मेलन वाला। नवलोक प्रशासन पर आधारित है, यानी कि अमरीकी प्रशासन पर आधारित है। कौन से प्रशासन पर? अमरीकी वाले। ये विकासात्मक प्रशासन पर आधारित है। छठा अंतर देखना है, यह उपभोक्ता केंद्रित है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, भावनाएं नहीं रखती इसमें, बस लाभ हानि पर काम करते हैं। अब आ गई आवाज? अब भी नहीं आ रही क्या? अब तो आ गई ना? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अरे बोलो ना, हाँ आ रही है। तो ये दोनों में अंतर तो समझ आ गया ना आपको? अब बेटा क्या है, आपको क्या करना है, वो सेल खत्म हो जाता है बेटा इसका, और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है ना भाई, 1 घंटे तक चलता है, अब ये 1.25 घंटा हो गया, तो बदलना चाहिए था मुझे गैप करके।
तो मैंने गैप करके नहीं बदला ना, तो मैंने कहा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चलनी है तो 4-5 मिनट की तो है। तो बेटा क्या है, अल्प विकास के सिद्धांत टॉपिक रात में भी क्लास होगी, रात में भी आप जुड़ेंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन तो डल जाएगा, लेकिन साथ में आपने जो भी आज पढ़ा है वो आप लिख कर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ये सारी बातें शुरू से लेकर एंड तक सभी का भेजना चाहिए, कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए। आप व्हाट्सएप पर भेजें, और कोई भी क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो आप 10 बार भेजें, मैं कभी मना नहीं करूंगा। मैं आपको पढ़ाना ही तो चाहता हूं, मैं किस काम आऊंगा, और काम ही क्या है बुढ़ापे में हमारा, अब सिर्फ पढ़ाना है आपको, और क्या काम है। अब हम कोई काम तो कर नहीं सकते, पढ़ा ही रहे हैं बस। तो आप जितना मर्जी पढ़ो ना, किसने मना किया। आप पढ़ते नहीं है तो बात एक अलग है। आप पढ़ने पर ध्यान दो, हम पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो भाई हमारा भी बुढ़ापा तो टाइम से निकल जाएगा। अब घर वालों से ज्यादा बातें करेंगे तो घर वाले नाराज होते हैं। अब तो आपसे ही बातें करने में लाभ है। इसलिए आप जुड़ते रहिए, और सभी को मेरा नमस्कार। कल फिर टाइम से मिलेंगे, रात में भी ध्यान रखना। अगर घर पे मेरा चालू हो जाता है सिस्टम तो आज भी मैं ट्रायल क्लास के रूप में लूंगा, तो जुड़ जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।